नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके प्यारे से परिवार विज्ञप्ति पीसीएस में। आज की हम क्लास इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब हड़प्पा सभ्यता पर पढ़ेंगे। तो हम पिछली क्लास में आपके साथ क्लास 6 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी को एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट कर चुके थे। क्लास 6 के हिसाब से मोटा मोटा एक खाका तैयार कर चुके थे। अब 12th की क्लास के लेवल का मतलब एक हाई लेवल का एंशिएंट हिस्ट्री को हम कंप्लीट करेंगे। और आप पीछे हमारे साथ देख रहे होंगे कि आपकी पॉलिटी की भी क्लासेस विकास सर द्वारा चलाई जा रही हैं और आपकी हिस्ट्री की क्लासेस कंप्लीट करा दी गई हैं आरओ के लिए। और आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं। अब आपकी इंडियन हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो आइए आपके साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन को आगे से देखते हैं। ये है आपकी क्लास 12th की एनसीईआरटी है, फर्स्ट पार्ट है इसका, जिसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका पहला टॉपिक है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। तो देखिए, सबसे पहले हड़प्पाई मोहर को देखते हैं। ये हड़प्पाई मोहर रही आपकी। तो आप हम जानते हैं कि हड़प्पा लिपि को तो पढ़ा नहीं जा सका, और हड़प्पा लिपि को जो हम पढ़ नहीं सके तो इनके बारे में हमें कैसे जानकारी पड़ी कि हड़प्पा लिपि कैसी थी, लोगों का जीवन रहन सहन कैसा था। तो इसके बारे में हमें उनके आवास, मृदवांड, आभूषण, औजार, मोहर, दूसरे शब्दों तथा इन सब साक्ष्यों से हमें, और पुरातत्वविद होते हैं जो, उन्होंने इन साक्ष्यों से हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारियां जुटाई। अब हड़प्पा लिपि पर हम देख सकते हैं जैसे ये जानवरों के चित्र उकेरे जाते थे, लिपियां लिखी जाती थी, जिनके बारे में हमें जानकारी लिपि के द्वारा हम उनको नहीं पढ़ सके। अब हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम यह अन्वेषण कैसे करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है, और इन व्याख्याओं में कैसे बड़ी बड़ी इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से सभ्यता के कई पहलू हैं आज भी हमारी संस्कृति से परे हैं। इस सभ्यता के आज भी हमारे कई पहलू ऐसे हैं जो आज भी हमारे पहुंच से दूर हैं, हम जिनके बारे में नहीं जानकारी जुटा सके। तो देखते हैं हड़प्पा संस्कृति का नाम ये कैसे पड़ा। तो हम जानते हैं कि हड़प्पा संस्कृति का नाम ये कैसे पड़ा कि जब सबसे पहले जो खुदाई हुई या जो खोज हुई, उसमें सबसे पहले जो जगह खोजी गई उसका नाम हड़प्पा था। तो इससे पूरी सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा संस्कृति रख दिया। यदि आप मोहनजोदड़ो पहले खोज लेते तो शायद मोहनजोदड़ो संस्कृति रख जाती, या आप राखीगढ़ी खोज देते तो शायद राखीगढ़ी सभ्यता नाम रख जाता। इसलिए इनका नाम हड़प्पा संस्कृति रखा गया। और उसके बाद की जो संस्कृति रही उसे आरंभिक या परवर्ती हड़प्पा, मतलब पहले आरंभिक हड़प्पा कहा गया, फिर हड़प्पा, फिर उसके बाद परिवर्ती हड़प्पा कहा गया इसके बारे में। तो आइए हम जैसे अब यहाँ देखते हैं, आपको बीसी और एडी के बारे में आपको समझा दिया गया था कि कैसे ईसा मसीह का जन्म को हम एक जीरो बेस मानते हैं। ईसा मसीह के जन्म से जो ऊपर पिछले की चली जाएंगे तो उसे हम बीसी बिफोर क्राइस्ट कहेंगे, और उनके बाद के जो समय को एडी या एनो डोमिनी आफ्टर क्राइस्ट कहेंगे। तो जैसे देखते हैं हड़प्पा संस्कृति का समय, जैसे आप जानते हैं कि 2600 बीसी से 1900 बीसी तक का समय है इनका, हड़प्पा सभ्यता का। तो जैसे 2600 बीसी, तो 2600 बीसी लगभग अगर आप 2600 बीसी लिखेंगे तो 2000 ऊपर चले गए। तो अब 2600 बीसी को आप आज के समय के हिसाब से हम 4600 साल पहले कह सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति 4600 साल पहले थी। और उसके बाद के समय को यदि जैसे कोई समय 200 एडी है, तो ईसा मसीह के जन्म के 200 साल बाद, यानी कि यदि आज से माना जाएगा, जैसे आज 2000 चल रहा है तो 1800 साल पहले, चूंकि हम बाद में आ गए तो 1800 साल पहले ही आपको समझाया था। अब आइए आपको हड़प्पा का मैप दिखाते हैं। तो जैसे पिछली क्लास में भी आपको बताया है कि इनके 4 कॉर्नर कौन कौन से थे। जैसे नॉर्थ में था आपका मांडा आपका चिनाब नदी के किनारे था। ईस्ट में आपको बताया था आलमगीर यूपी में आता है, ये आपका इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपका हिंडन नदी के किनारे है यूपी में। ये आपका साउथ में है आपका दैमाबाद ये आपका प्रवरा नदी के किनारे है। सुतकांगोडोर ये आपका अफगानिस्तान ईरान के एरिया की तरफ है। ये आपका दास्क नदी के किनारे है जो आज के ईरान में है। तो आपको ये चारों कॉर्नर दिखा दिए। ये भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, मिलान आरओ में करने के लिए आ जाता है कई बार। तो आप देख सकते हैं, जैसे आपको पिछली बार बताया भी था, हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसकी आपको हरा ट्रिक बताई थी, हा से हड़प्पा रा से रावी इसकी, ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है आपको, ठीक है। अब ये देख सकते हैं राखीगढ़ी, बनावली। ये आपको मैप भी देखना है। जैसे आपको लोथल भी बताया था, लोथल साबरमती की एक सहायक नदी। कमेंट में बताइए आप सहायक नदी कौन सी बताई थी। लोथल साबरमती की एक सहायक नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं कि इसका आरंभ कैसे हुआ। आरंभ में ये संस्कृति विशिष्ट मृदवांड शैली के लिए जानी जाती थी, और यहाँ कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। कुछ अन्य जगहों पर भूमि को त्याग किए जाने और जलाए जाने के भी साक्ष्य मिले हैं, जिसे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। यहाँ उगाया फिर दूसरे जगह चले गए, तो ये भी साक्ष्य मिले। अब निर्वाह के तरीके कैसे थे कि लोगों का रहन सहन कैसा है, ठीक है। लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, किस तौर तरीके से रहते हैं, इन्हें निर्वाह के तौर तरीके कहा जाता है।
इन संस्कृतियों में कई तत्व जिसके निर्वाह के तरीके शामिल हैं वे समान थे। कई कई जगह निर्वाह के तरीके थे वो समान थे इन संस्कृतियों में। अब ये जैसे कई जगह पूछ सकते हैं आपको, जैसे एक मछली, यहाँ मछली का भी भोजन किया जाता था। तो हो सकता है कि जिस दिमाग में बनाओ, हड़प्पा जो संस्कृति है वो पूरे राजस्थान और बलूचिस्तान के एरिया के आसपास है, तो ठीक है, ये हो सकता है मान लें कि वहाँ मछली, थोड़ा सा डाउट हो सकता है, इसलिए आपको मछली भी याद रखना है, ये आपको पूछा जा सकता है। ऐसे ही कुछ ट्रिकी या मतलब ऐसे कोई टर्निंग पॉइंट होते हैं जो आपसे पूछ दिए जाएंगे एग्जाम में, जिसे हम सोचेंगे ये अच्छा मछली तो हो ही नहीं सकती है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ दिए जाएंगे। आगे देखते हैं, तो गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, ये सब आपको फैक्ट को याद रखना है जो हाईलाइटेड पार्ट है। तो ये बाजरे के दाने गुजरात के अन्य स्थलों से मिले। चावल के दाने के बारे में आपको बताया था कि चावल के दाने यूपी में कहाँ से मिले हैं, ठीक है। जैसे आपको बताया था कि चावल के दाने यूपी में कहाँ मिले, महागढ़ा, कोल्डेवा, ये आपको बताया था। ये भी आपको पिछली क्लासेस के भी याद रखने हैं दिमाग में, ठीक है। हड़प्पा लोग लगभग सभी जानवरों को पालतू बनाते थे। वो आपको बताया था कि कैसे सुअर के 2 दांतों को आपको पिछली बार दिखाया था कि नुकीले दांत होते थे तो वो जंगली जानवर के होते थे, तो कम नुकीले दांत होते थे वो पालतू जानवरों के होते थे। तो इस प्रकार से आपको बताया। घड़ियाल भी उसी प्रकार से है आपका, कि जैसे मछली होती थी वैसे ही घड़ियाल, तो ये घड़ियाल की भी हड्डियां मिली हैं, तो शायद इनको भी ये लोग या तो मारते होंगे या फिर ये दिया गया कि जैसे अन्य आकेटक समुदायों से इनका मांस प्राप्त करती हो, या खुद शिकार करती हो या अन्य आकेटकों से इनकी हड्डियां और मांस प्राप्त करते हो। अब कृषि के बारे में जैसे जानते हैं, तो कृषि के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, या तो अनाज के दाने हो, जैसे हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है कि खेती की कैसे जाती थी। तो इसके बारे में जानकारी ये लोग पुरातत्वविद होते हैं, ये अनुमान लगाया जाता था, अच्छा ये जगह पे ऐसे मिला, यहाँ जले हुए दाने मिले तो शायद इन्होंने आग की खेती कर ली, इस चीज़ के दाने मिले तो ऐसे कर ली होगी। तो इस प्रकार से एक अनुमान लगाया जाता है, एग्जैक्ट लोकेशन या एग्जैक्ट चीज़ें किसी को कम ही पता होती थी, ठीक है। अब इसके बारे में, क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था, इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है, मतलब कैसे जानकारी मिलती थी इनके बारे में। मोहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृण मूर्तियाँ जो होती थी, मिट्टी की जो मूर्तियाँ होती थी, ये इंगित करती हैं कि वृषभ मतलब ये बैल दिखाया गया ना, तो वृषभ के विषय में भी जानकारी मिलती थी। तो शायद हो सकता हो ये खेती करना और हल जोतना भी जानते हो वृषभ, चूंकि ये आप आगे देखें मिट्टी के हल की भी मृण मूर्तियाँ, मतलब कि मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। जैसे पीछे आपको बताया कि बनावली में आपको हरियाणा का जो बनावली है मिट्टी के हल मिले हुए हैं, ठीक है। आपको ये राजस्थान कालीबंगन में आपको जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो इसके हिसाब से कृषि प्रौद्योगिकी की जानकारी हमें मिली है। कई जगह 2-2 अलग अलग फसलें उगाए जाने के भी साक्ष्य मिले हैं, एक साथ दो फसलें मेड़ बना के, यहाँ कोई दूसरी फसल गेहूँ, यहाँ शायद चावल, एक साथ 2 फसलें उगाई, मतलब एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 2 फसलें उगाने के भी साक्ष्य मिले हैं। क्या अब ये देखिए, क्या अभी धातु के औजारों का प्रयोग करना सीख गए थे, तो आप देखिए धातु के औजारों का भी प्रयोग करना हड़प्पावासी सीख गए थे। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हड़प्पावासी स्टेटमेंट दे देगा, हड़प्पावासी धातु के औजारों का प्रयोग करना सीख गए थे, और उसी में वो डाल देगा हड़प्पावासी लोहे के भी औजार प्रयोग करना। तो पीछे हमने देखा कि लोहा हड़प्पावासियों में नहीं मिला है, तांबा जरूर मिला है लेकिन लोहा नहीं मिला। तो आप तांबा बताइए, तांबा ये लोग कहाँ से आयात करते थे, पीछे आपको मैप में भी बताया गया था तांबा कहाँ से आयात करते थे, टिन कहाँ से आयात करते थे, फिर कांसा कैसे बनाते थे ये, ठीक है। अब ये आप आगे देखिए, अफगानिस्तान से सोर्तगुई नामक, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है आपका, सोर्तगुई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में ये साक्ष्य नहीं मिले, मतलब नहरों के साक्ष्य आपको सोर्तगुई नामक अफगानिस्तान में मिले हैं, लेकिन आज के जो पंजाब और सिंध है ना, यहाँ से नहीं मिले हैं। तो ये ताज्जुब वाली बात है, शायद ये नदियाँ पहले वहाँ बहती फिर शिफ्ट होती यहाँ आती हुई, जो भी साक्ष्य है ये हो सकता है। इसके अतिरिक्त धौलावीरा में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि और जल संचयन के लिए किया जाता हो। ये आपको जो जलाशय है ना धौलावीरा वाला, ये आपका यूपीएससी 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, आप उठा के देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए आपका है ये जलाशय रहा जो धौलावीरा में आपका मिला हुआ है, देखिए कैसे सीढ़ी बनाई गई है, पक्की ईंटों का प्रयोग किया, चूने गारे का प्रयोग करके मजबूत कैसे बनाया गया ये आप देख सकते हैं, ठीक है। कुछ पुरातत्वविदों ने जो मतलब पुरानी चीज़ें तलाशी हैं उनके बारे में बताया गया, जैसे ये अब तलचक्कियाँ होती थी, कैसे इनको पीसने का काम इन पर सबसे किया जाता होगा। आइए अब आपसे मोहनजोदाड़ो के बारे में आप जानकारी जुटाते हैं। तो आपको पहले बताया ना मोहनजोदाड़ो की खोज किसने करी थी, तो इसकी खोज जैसे आप जानते हैं या नहीं जानते होंगे तो 1922 में आर.डी. बनर्जी सर ने आपको पीछे की क्लासेस में भी बताया, अगर आप पीछे की क्लासेस को फॉलो कर रहे होंगे तो राखल दास बनर्जी जो थे 1922 में उन्होंने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी।
अब हम जैसे आगे मोहनजोदड़ो की नालियों के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी जल निकासी प्रणाली कैसी थी, ठीक है। अब गृह निर्माण, घर कैसे बनाए जाते थे, इनके स्थापत्य क्या थे, कैसे बनाते थे, कैसे निचला शहर, कैसे शहरों के बारे में पूरा बताएंगे आपको, ठीक है। अब आगे देखेंगे नगर, दुर्ग नगर, निचला नगर कैसे थे, अब आपको बताते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है और सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा है, मतलब सबसे प्रसिद्ध मोहनजोदड़ो है लेकिन सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया है, इसीलिए सभ्यता का नाम हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता रखा। यदि मोहनजोदड़ो पहले खोजा जाता तो शायद मोहनजोदड़ो संस्कृति रख देते। अब जैसे आपको पीछे की क्लासेस में बताया गया था कि हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश शहर दो भागों में बटे होते थे। एक होता था क्या, आपका दुर्ग क्षेत्र, एक होता था आपका निचला नगर या निचला शहर। ये ऊंचाई पे स्थित होता था, ये नीचाई पे स्थित होता था, और कई आपके तीन तीन मतलब तीन भागों में विभाजित थे, जो आपको वीर की ट्रिक से बताए थे कि वीरों का शहर तीन भागों में विभाजित होता था। तो ये आप देख सकते हैं धौला वीरा, ठीक है। ये आप मैप देख सकते हैं कि दो भागों में ये जैसे बटा हुआ है क्षेत्र। ये आपका निचला नगर है, ये आपका दुर्ग क्षेत्र है। आइए आगे दिखाते हैं हम आपको। देखिए यही है दुर्ग और निचला नगर। आगे देखते हैं कि चबूतरे पे ये बनाए जाते थे। भवन निर्मित चबूतरों का निश्चित क्षेत्र सीमित था, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि सबसे पहले बस्ती का नियोजन किया गया था, फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन किया गया। मतलब पहले आपका बेस बनाया गया होगा, फिर उसके बाद इस सब पे भवन या जो भी चीज़ें निर्माण करनी होंगी वो निर्माण करी गई होंगी। तो जैसे आपको इसके बारे में देखिए दिखाते हैं। तो देखिए ये रहा मोहनजोदड़ो का एक पूरा आपका मतलब कि वैसा मैप, विजुअल मैप दिखाते हैं आपको। तो ये आपका बीच में जैसे डिवीजन है, तो ये आपका सिटाडेल, ये दुर्ग क्षेत्र, और ये आपका हो गया निचला नगर। दुर्ग क्षेत्र में शायद यह माना जाता था राजा या जो भी पुरोहित वर्ग रहता होगा वो रहता होगा। तो ये आपका देखिए मोहनजोदड़ो में क्या है, महान स्नानागार, ये आपका महान स्नानागार है। यहीं भी आगे दिखाएंगे आपको महान अन्नागार है, यही भंडार गृह है आपका, यही महाविद्यालय है, और ये आपका निचला नगर है। यहाँ देखिए इनकी, ये आपको आगे बताएं ग्रिड प्रणाली क्या होती है। ये देखिए आपकी ग्रिड प्रणाली रही, कैसे आपकी ग्रिड बनती है ये पूरी, ठीक है। ये आपकी नहर से सटी हुई, सॉरी रोड से सटी हुई नालियाँ होती थी, चार कोनों पे कैसे, देखिए कितनी बेहतरीन इनकी पद्धति होती थी। पहले रोड बनाई जाती थी, पहले नालियाँ बनाई जाती, फिर उसके बाद गृह निर्माण किया जाता था। तो इसीलिए इनकी पद्धति इतनी उन्नत पद्धति कही गई, और इसीलिए इनकी जल निकासी प्रणाली आज तक सबसे बेहतरीन जल निकासी प्रणाली में पाई जाती है। इसके बारे में यूपीएससी मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया कि हड़प्पा की जो जल निकासी प्रणाली थी आज भी इतनी उन्नत है, उससे आज हम वर्तमान में क्या सीख सकते हैं, क्या कंपेरिजन कर सकते हैं। आगे देखते हैं, नालों का निर्माण देखते हैं। इनकी नियोजित, सबसे ध्यानपूर्वक इनकी नियोजित जल निकासी प्रणाली थी, जो एक इनकी अनूठी विशेषता थी। आप निचले शहर के नक्शे को भी देखेंगे और आप देखेंगे किस प्रकार गृह पद्धति पर इनकी नालियाँ और नक्शे बने होते थे। तो ये देखते हैं मोहनजोदड़ो की एक नाली देखते हैं। देखिए कितनी गहरी नाली होती थी, ईंटों से कैसी बनी होती थी, फिर ये पूरी ढकी होती थी, फिर इनके बाद एक जो पोर्ट होल, मेन होल बताए थे आपको, वो बने होते थे। तो ये आपका दुर्ग क्षेत्र है। हालांकि अधिकांश, ये आपको जो बॉक्सेस मैप्स आपको पीछे ही बताया, बॉक्सेस मैप आपको अच्छे से पढ़ना है। ये आपको बने हुए हैं जो धौलावीरा तथा लोथल गुजरात जैसे स्थलों पर पूरी बस्तियां किलेबंद थी, कई बस्तियां पूरी किलेबंद भी थी। ये जो आपको ग्रीन हाईलाइटेड किया गया है ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखिए आपको पीछे दिखाया गृह स्थापत्य कैसे बने होते थे, उनकी कैसे ग्रिड प्रणाली समकोण पर बनी हुई होती थी। देखिए एकांतता पर बल दिया जाता था इनके घरों में। आइए आपको इनको सीधे घर दिखा देते हैं। जो आपको मैप है ना, मैप में या हाईलाइटेड पार्ट्स आपको देखना है ज़्यादातर, और जो बचा हुआ पार्ट्स है वो आप एनसीईआरटी खुद उठाइए, खुद एक एक लाइन पढ़िए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस केवल एक दिमाग में फ्रेमिंग और बनाने के लिए प्रयोग किया गया है। तो देखिए ये आपको यहाँ आपको कुआं दिखाया गया है इनकी, जैसे आप पढ़ेंगे तो आप दिखाएंगे यहाँ इनका कुआं है आंगन का, ये आपका आंगन रहा, ये आपका आंगन होता था, और सबके अलग अलग कमरे होते थे। तो एकांतता पर देख सकते हैं आप कितना बल दिया जाता था इनको। ये आपका प्रवेश द्वार है कि कहेंगे आवास का प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार में सीधा इनका कुआं यहाँ होता था, ताकि कोई राहगीर आए तो पानी पीने के लिए कुएं से पानी पी सके। और इन किसी के भी घर प्रवेश द्वार से सीधे सामने नहीं बने होते थे, ताकि जैसे कोई एंट्री करे तो किसी का रूम सीधा सामने ना देखे कि लोग क्या कर रहे हैं। अगर मतलब रूम का दरवाज़ा खुला भी छूट जाएगा तो मेन दरवाजे से रूम का दरवाज़ा नहीं दिखेगा, इसीलिए इनने एकांतता पर इतना बल दिया है। ये आपका आंगन हो गया, आंगन से सभी कमरे एक साथ सटे होते थे। ये देखिए आपकी सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से सीढ़ियाँ गई, ये आपकी ऊपर का हिस्सा है, ये नीचे से आने के लिए, ऊपर आने के लिए सीढ़ियाँ हो गई हैं। तो दो सीढ़ियाँ, ये एक सीढ़ी ये हो गई, एक सीढ़ी आपकी ये हो गई, ठीक है। आवास का प्रवेश द्वार ये हो गया, कुआं ये हो गया, आंगन ये हो गया। तो आप देख सकते हो कितनी बेहतरीन प्रणाली थी, जो आज भी हमें, मतलब आज कई घरों में हमें नहीं मिलती है। इतनी बेहतरीन प्रणाली थी इनकी। एक मैके जिन्होंने नाल एक खोजी गई, मतलब एक पुरातत्वविद थे, उन्होंने कहा निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है।
एक बेहतरीन प्राचीन प्रणाली है, मैके ने कहा है। आइए अब आगे देखते हैं। अब दुर्ग को देखते हैं। अभी हमने देखा है निचला नगर, अब हम ऊंचले नगर या कि जो दुर्ग क्षेत्र था उसको देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम, ये आपका माल गोदाम है, ये आपका विशाल अन्ना नगर है, पीछे आपको दिखाया है विशाल आंगन है, ये आपका महाविद्यालय है। तो ये आप देख सकते हैं मुख्य सड़क, कितना बेहतरीन प्रणाली इनकी बनाई गई थी। तो अब इनके में माल गोदाम, ये आपको जो ग्रीन हाईलाइटेड पार्ट है ये आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आपको ये याद रखना है। पूछ सकता है माल गोदाम, विशाल स्नानागार और महान स्नानागार, जैसे आपको पीछे ट्रिक बताई थी, कुछ भी महान लग जाए तो आपको वो मोहनजोदड़ो में होगा। महान से मोहन, महान अन्नागार, महान स्नानागार, महान भंडारगृह, कुछ भी होगा तो आपका वो मोहनजोदड़ो में होगा। यहाँ आप देख ही सकते हैं, देखिए। और माल गोदाम भी जब आप जोड़ेंगे तो माल गोदाम भी आपका जुड़ रहा है माँ से, तो आपकी माँ की राइमिंग पूरी मिल गई है। महान स्नानागार, महान गोदाम, महान अन्नागार, महाविद्यालय, आपका पूरा कितनी बेहतरीन, चार माँ 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 हो गए आपके, माँ माँ चार माँ, माँ से चार, मोहनजोदड़ो हो गया। तो आप ऐसे याद रखने के लिए एक ट्रिक बना सकते हैं। अब जब भी आपको विशाल स्नानागार, महान अन्नागार, महान भंडार गृह, ये जब भी आपको माल गोदाम सुनाई देगा, दिखाई देगा, सीधा आप मोहनजोदड़ो लगा सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा पढ़ भी सकते हैं। अब सामाजिक संरचनाएं, तो अब सामाजिक संरचनाओं के बारे में जैसे हम जानते हैं कि सामाजिक संरचनाओं के बारे में कैसे पता चलता है, समाधान मतलब कैसे शवों को जलाते थे, शवों को गाड़ते थे, क्या करते थे, उनका क्या रहन सहन था, इसके बारे में ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उससे आप सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन कर सकते हैं। उनके घर निर्माण की प्रणाली क्या थी, क्या वो व्यवसाय करते थे, इन सब से पता चलता था कि कोई ऊंच नीच जाति भी थी, कोई सब विविधताएं भी थी उनके बारे में, ये हम जान सकते हैं। तो जैसे समाधान से हम जानते हैं, पुरातत्वविद यह जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं थीं, सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते हैं। इन विधियों में हम समाधानों का भी अध्ययन करते हैं। ये देखते हैं कि कई, जैसे कि ये कैसे की जाती थी। अब जैसे इनकी तुलना पिरामिडों से की जाती है, मिस्र के पिरामिडों से, कि उनमें कुछ विशिष्ट पिरामिड होते थे जो राजा या पुरोहित वर्ग को संबंधित होते थे। तो इस आधारों पर ये जानते थे कि हड़प्पा में भी क्या कोई पुरोहित या राजा वर्ग होता था। तो इन्हें कई साक्ष्य ऐसे मिले हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मिस्र के विशाल पिरामिडों में, जिनमें कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे से परिचित थे। कई पिरामिड राजकीय समाधान थे। तो आपको पता है ना कि राजा या पुरोहित के वर्ग का कोई समाधान होता था, तो इनमें विविधता दिखती थी, भिन्नता दिखती थी। हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया। कभी कभी समाधानों को गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थलों पर ईंटों की चिनाई है, कुछ में हीरे जवाहरात या जैसे आप तांबे का दर्पण, कुछ ऐसी विशिष्ट वस्तुएं देख सकते हैं जो दफनाई जाती थी। परंतु अब ये जब लाइन देखेंगे तो ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुओं को दफनाने में विश्वास नहीं था। जैसे स्टेटमेंट अगर आप यहाँ से पढ़ेंगे, इतना पढ़ के छूट जाएंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं, ये स्टेटमेंट जब डाल देगा तो आपको लगेगा अच्छा ये स्टेटमेंट तो गलत है, कि नहीं उनके साथ बहुमूल्य वस्तुओं को दफनाने में विश्वास था लेकिन अन्यत्र था। मतलब कुछ छोट-मोट चीज़ों को मान ले, यदि ये कर स्टेटमेंट एक्सट्रीम ना हो तो ये स्टेटमेंट आपका गलत होगा, मतलब आप गलत करके आएंगे। वैसे ये स्टेटमेंट ठीक होना चाहिए, जैसे आप देखेंगे। परंतु कुल मिलाकर उनके साथ विशिष्ट बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में उनका विश्वास नहीं था। अब विलासिता की वस्तुओं की खोज है, जैसे अब विलासिता की वस्तुओं की खोज में क्या, जैसे जो वस्तुएं रोजमर्रा में यूज होती थी, यदि वो मतलब जो विशिष्ट तौर पर प्रयोग में आने वाली वस्तु होंगी वो हर जगह मिलेंगी, और जो मतलब रोजमर्रा में यूज़ नहीं होगी या विशेष अवसरों पर यूज़ होगी तो वो वस्तुएं कम मिलेंगी और कीमती वस्तुएं मानी जाएंगी उन्हें। जो जिसमें फ्योन्स घिसी हुई मिट्टी, रेत और बालू के रंग में चिपचिपे पदार्थ को, आपको पिछले में भी बॉक्स में भी, पिछली 6 क्लास की बॉक्स में भी बना था, मतलब 6 क्लास की एनसीईआरटी में भी जो बॉक्स बना था उसमें भी आपको फ्योन्स याद कराया गया था। फ्योन्स एक घिसी हुई रेत या चूने को पीस कर उसमें रंग और बालू को गोंद से मिला के ऐसे चिपचिपा पदार्थ बनाया जाता था, जिससे चिकनी मिट्टी के विशिष्ट अवसरों पर प्रयोग होने वाले बर्तनों को बनाया जाता था। आप संचय शब्द को देख सकते हैं, संचय शब्द क्या होता है। ठीक है, अब सीधा सब शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी देखते हैं। तो जैसे शिल्प उत्पादन के बारे में आपको सर ने भी बताया, पीछे भी बताएंगे, आगे भी बताएंगे आपको, कि चान्हू दड़ो, जो आपको चान्हू दड़ो मैप पे दिखाया था, तो चान्हू दड़ो सर ने चाहू से याद कराया था चान्हू दड़ो। तो चान्हू दड़ो एक विशिष्ट क्षेत्र था जिसमें शिल्प उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। यह मोहनजोदड़ो की तुलना में एक बहुत छोटी बस्ती होती थी। ये छोटी बस्ती थी चान्हू दड़ो, ठीक है, लेकिन ये शिल्प उत्पादन से संलग्न थी। यहाँ मनके बनाना, संगे की कटाई, धातु कर्म, मोहर निर्माण, बाँट सम्मिलित, ये सब होते थे। अब ये देखिए जो हाईलाइटेड पार्ट है, ये देखते हैं। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है।
जैसे कार्लिनियन है, ये आपका कार्लिनियन जो लाल पत्थर है, जेस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सिलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा, सोना, ये धातु सब है। फ्योन्स, पकी हुई मिट्टी, ये मनके बनाने में प्रयोग होते थे। कुछ मनके या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे और कुछ सोने के टोप वाले पत्थर के होते थे। तो आपको जैसे मैप से भी बताया था पीछे भी कि हड़प्पावासी यहाँ से KGF से सोना, राजस्थान से तांबा, गुजरात से कीमती पत्थर, अफगानिस्तान से क्या मंगाते थे बताइए आप। यहाँ से तो आपका हो गया तांबा, यहाँ से हो गया आपका सोना, यहाँ से हो गया कीमती पत्थर, यहाँ से मंगाया जाता था टिन। जब ये लोग पीछे आपको बताया था ना, फिर ये लोग मिलके कांसा बनाते थे। तो ये इनकी उन्नत और विशिष्ट पद्धति को दर्शाता है। ये आप देख सकते हैं, इनके औजार और मनकों को देख सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। हाँ, ये आप सीधा ये लाइन देखिए, चानूदड़ो, लोथल और हाल ही में धौलावीरा से छेद करने के लिए विशेष उपकरण मिले हैं। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए क्या ट्रिक बनाई, ये अभी किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया, ये पूछ सकता है। तो इसकी ट्रिक बनाई है, वीर चाहे तो थल में भी छेद कर दे। वीर जो चाहता है वो अगर चाह ले तो थल में भी छेद कर दे। तो वीर से क्या है, धौलावीरा, चानूदड़ो और थल लोथल, और छेद करने की पद्धति कहाँ मिली है, वीर चाहे तो थल में छेद कर दे। इससे आप याद कर सकते हो। बालाकोट और नागेश्वर को भी आपको याद रखना है। ये भी आपका जियो साइंटिस्ट के पेपर में यूपीएससी ने पूछा है, 2023 रिसेंट पूछा है। गणेश्वर, जोधपुरा संस्कृति, बालाकोट, नागेश्वर, इसके बारे में पूछा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ भी देख सकते हैं, जैसे आप उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे करते थे, तो आपको ये ऑप्शन में डाल सकता है कि शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद सामान्यतः निम्नलिखित को ढूंढते हैं। किस किस को ढूंढते हैं वो डाल सकता है, प्रस्तर पिंड, पूरे संख, तांबा, अयस्क, कच्चा माल के रूप में, ठीक है, अपूर्ण वस्तुएं, कूड़ा करकट भी डाल देगा। तो आपको लगेगा अच्छा कूड़ा करकट का कहाँ प्रयोग किया जाता होगा, तो कूड़ा करकट भी प्रयोग होता था इसमें। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, तांबे और कांसे के बर्तन। ठीक है, तांबा आपका कहाँ से, राजस्थान से, और टिन कहाँ से मंगाते थे, अफगानिस्तान से। फिर राजस्थान और अफगानिस्तान से मंगा के ये कांसा बनाते थे, जिसके आपको बर्तन बनाए गए हैं इन्होंने। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ से देखते हैं, नागेश्वर और बालाकोट में जहाँ शंख आसानी से उपलब्ध था, बस्तियाँ स्थापित थीं। ऐसे ही कुछ अन्य पुरास्थल ये सुदूर अफगानिस्तान में सोर्दगुई जैसे आपको अभी बताया था ना, केवल सोर्दगुई में नहर के साक्ष्य मिले, पंजाब हरियाणा में नहीं मिले। अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाजवर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोत थे। ठीक है, ये कहाँ से, सोर्दगुई से। लोथल में कार्लिनियन, जो लाल पत्थर होता है कार्लिनियन, गुजरात में भड़ौच से, सेलखड़ी राजस्थान से, और धातु राजस्थान के स्रोतों से निकट। अब जैसे आपको पीछे मैं बताया ना कि ये जैसे अफगानिस्तान, ये हड़प्पा संस्कृति हुई, तो यहाँ से सोना मंगाते थे KGF से। राजस्थान के खेतड़ी अंचल से तांबा आता था। ठीक है, गुजरात के लोथल से कार्लिनियन, कीमती पत्थर कार्लिनियन है, जो कार्लिनियन आता था। ठीक है, अफगानिस्तान से सोर्दगुई से जैसे आपको बताया टिन आता था, और लेकिन यहाँ से कार्लिनियन, ये लाजवर्द मणि, अफगानिस्तान से आपकी ये लाजवर्द मणि भी आती थी, टिन भी आता। तो ऐसे आप मैप से याद करेंगे, मैं बार बार मैप बनाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से याद रहता है, फिर भूलता नहीं है। तो आप ऐसे मैप बना के याद करेंगे तो अच्छे से याद रहेगा। गणेश्वर, जोधपुरा संस्कृति, ये आपकी राजस्थान में, ये उसी के हड़प्पा की समकालीन संस्कृति थी जो तांबे के लिए फेमस थी। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये हड़प्पा जोधपुरा संस्कृति, सॉरी गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति या गणेश्वर संस्कृति कहाँ है, ये ऐसे भी पूछ सकते हैं। आपको ये याद रखना है, दिलमुन, मगान, ये आपका मेलुआ हड़प्पा के लिए यूज़ होता था, ये मेसोपोटामिया के लिए लोग यूज़ करते थे। ठीक है, पढ़ेंगे तो आप देखेंगे हड़प्पाई मर्तवान जो ये मेसोपोटामिया के क्षेत्र में मिला है, ये इम्पोर्टेंट था। हमें यह नहीं पता है इन पात्रों में क्या रखा जाता है, क्या संभव है कि हड़प्पा के लोग इनमें सामान और ओमानी तांबे के लिए विनिमय करते थे। ये ओमान में मिला है चूँकि, तो ये शायद ओमानी व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता होगा। ये वहाँ बेचते होंगे, वहाँ से तांबा लेते होंगे। आगे देखते हैं, ये आपका कुबड़दार वृषभ है, ये जो आपका सेल या पेंट पे ये बना हुआ है। मेसोपोटामिया में विशिष्ट बेलनाकार मोहर है ये, परंतु इस बेलनाकार मोहर पर कुबड़दार वृषभ का चित्र सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र को प्रतीत करता है। चूँकि यहाँ में जो चित्र मिले हैं वो इसमें कुबड़दार वृषभ के चित्र मिले हैं, और मेसोपोटामिया की ये मोहर पर भी चित्र मिले हैं। तो ये दिखाता है कि शायद ये समकालीन संस्कृति थी और इनके बीच व्यापार भी होता था। ये हमें व्यापार के बारे में भी दिखाते हैं। अब जैसे यहाँ से देखते हैं, मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे के
तांबे में भी निकल के अंश मिले हैं। ये बताता है कि आसपास की और समानता संस्कृति थी। लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करने वाली अन्य पुरातात्विक खोजों में हड़प्पाई मोहरें, बाट, पास तथा मनके शामिल हैं। ये लंबी दूरी के व्यापार को प्रदर्शित करती हैं। इस संदर्भ में यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि मेसोपोटामिया के लेख दिलमुन जो बहरीन द्वीप के लिए प्रयोग किए जाते थे, मगान तथा मेलुआ सभ्यता संभवतः हड़प्पा क्षेत्र के लिए प्रयोग की जाती थी। आपको ऊपर मैप पे तो ये आपको दिलमुन बहरीन के लिए, मलान और आपका मेलुआ हड़प्पा के लिए आपको जो बताया है इसके लिए प्रयोग करते थे। अब आइए आगे देखते हैं। मेसोपोटामिया के लेख मेलुआ को नाविकों का देश कहा जाता है। मेलुआ मतलब हड़प्पा। ये भी पूछा जा सकता है कि नाविकों का देश, हड़प्पा को नाविकों का देश किसने कहा? ये मेसोपोटामिया वासियों ने हड़प्पा को नाविकों का देश किसे कहा? मेलुआ ऑप्शन में डाल देंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, हड़प्पा अगर सीधा नहीं डालेंगे। देखिए ये उनकी मोहरों पर नाव के सापेक्ष साक्ष्य मिले हैं। आगे चलते हैं। मोहरें, लिपि तथा बांट आप पढ़ेंगे तो ये इसमें देखेंगे कि उनकी किस प्रकार से ये व्यापार के लिए सील यूज होती थी। यदि ये टूटी मिली थी होती थी तो पिछली क्लास में भी बताया कि किस प्रकार व्यापार को अवरुद्ध माना जाता था। अब से जैसे आप आगे चलते हैं, ये देखिए अब बांट में इन्होंने द्विआधारी अंकों का प्रयोग किया। दशमलव पद्धति तो इनकी उन्नत पद्धति थी, जो गणित के क्षेत्र में भी कितने आगे थे। देखिए द्विआधारी अंकों का प्रयोग किया, दशमलव पद्धति का प्रयोग किया। गाय के लिए भी सतकर्णी का यूज़ करते थे, कुछ ऐसा यूज़ करते थे जिससे हमें उनकी गिनती पद्धति के बारे में भी जानकारी मिलती थी। अब इनकी प्राचीन सत्ता के बारे में देखते हैं कि क्या इनमें कोई राजा रानी हुआ करते थे या कोई पुरोहित होते थे जो इन सभ्यता को, ये इतनी बड़ी सभ्यता को एकजुट करके चलते थे। तो हम कैसे लगता है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि ईंटें जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता था, जम्मू से लेकर गुजरात पूरे क्षेत्र में समान अनुपात में मिली हैं। जब हमें ईंटें पूरे एक, जब कोई चीज़ एक मानक के तौर पर यूज होती थी तो ये माना जाता था कोई एक विशिष्ट सभ्यता है, मतलब कि कोई एक विशिष्ट शक्ति है जो इसे संचालित कर रही। विशिष्ट शक्ति में या तो हो सकता था कोई राजा हो या कोई पुरोहित वर्ग हो, क्योंकि समाज एकजुटता इतनी बनाए रखे थोड़ा सा टफ काम लगता है। इसलिए माना जाता था कि शायद कोई पुरोहित राजा होता हो या कोई ऐसा विशिष्ट शक्ति हो, कोई धनी वर्ग हो या कोई ऐसा वर्ग हो जो चलाता हो एक पूरी संस्कृति को। ठीक है, पुरोहित राजा के बारे में भी जानकारी मिली है। अब आगे देखते हैं। अभी तक की स्थिति में अंतिम संकल्पना सबसे युक्त यही प्रतीत होती है, क्योंकि यह कदाचित संभव नहीं लगता कि पूरे के पूरे समुदाय द्वारा इकट्ठे ऐसे जटिल निर्णय तथा कार्यान्वित किए जाते हो। ईंटें, मन की सब एक शेप में आप जैसे देखेंगे कि पूरी ईंटें जम्मू से लेकर आपकी गुजरात तक, भड़ौच तक, पूरी आपकी पूरे इस क्षेत्र में आपकी ये पूरी ईंटें सेम मानक में मिली हैं आपको। ये पूरे क्षेत्र में आपको सेम मानक में ईंटें जब मिल नहीं रही हो तो कोई एक वर्ग तो होगा जो इसका मानक तय करता होगा, वरना ऐसा संभव नहीं कि एक समाज और पूरा समुदाय इकट्ठे होकर ऐसे जटिल निर्णय ले भी ले और कार्यान्वित भी कर ले। अभी भी हम देखते हैं कि अभी भी इतनी बड़ी हमारी सरकार होती है, फिर भी एक साथ सभी निर्णय बनाने में कितनी दिक्कतें आती हैं, और समाज अगर ऐसा एकजुट होकर ले ले बहुत बड़ी बात है। इसलिए माना जाता है। अब सभ्यता का अंत कैसे हुआ, आपको पीछे भी बताया था कि सभ्यता का अंत कैसे हुआ। सूखा से, कोई बताता है बाढ़ से, कई कई चीज़ें आती जाती हैं जिसके बारे में बताया जाता है। तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे। जैसे हमने आपको पीछे बता भी दिया है, और अगर आपको पीछे देखना है तो अब आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं। जैसे आपने पीछे देखा है, आइए मैप से दिखाते हैं आपको। ये दिखाई दिया है कि नागेश्वर और बालाकोट में किस प्रकार आपके शंख मिले हैं, ठीक है। और शोरतगुई में आपको अफगानिस्तान में किस प्रकार, जैसे आपको नागेश्वर में आपको शोरतगुई अफगानिस्तान में आपका क्या मिला है, एक तो नहर के साक्ष्य मिले हैं, एक तो आपको नहर मिला है, ऐसे आपको याद रखना है, और दूसरा आपको क्या मिला है, लाजवर्द मणि मिली है, ठीक है। दूसरा आपको लाजवर्द मणि मिली है, मतलब मिली क्या है, मतलब वो यहाँ से व्यापार होता था एक प्रकार से, ये दिखाया जा रहा है। लोथल से आपको कार्लिनियन पत्थर मिला है लाल, ठीक है। खेतड़ी अंचल राजस्थान के क्षेत्र से आपको तांबा मिला। ये आपको याद रखने हैं जो पीछे बताए गए, यही जो सोर्स और स्रोत है यही आपके पूछे जाएंगे, आपको मैप बना के भी बताया गया है। तो अब आगे देखते हैं आप सभ्यता का अंत। सभ्यता के अंत के बारे में हम पढ़ रहे थे कि सभ्यता का अंत कैसे हुआ। जैसे हमने देखा पीछे, सभ्यता का अंत सूखा से, बाढ़ से या वनों का विनाश से, इस प्रकार से माना जाता है, क्योंकि सभ्यता एक बार में किसी चीज़ से नष्ट हो गई ऐसा नहीं माना जाता है। तो जिसके बारे में हम देखते हैं, ऐसा लगता है उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र में 1900 ईसा की पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों में भौतिक संस्कृति में बदलाव आया, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट पुरास वस्तुओं, बांटों, मोहरों तथा विशिष्ट मानकों का समाप्त हो जाना। धीरे धीरे ये सब चीज़ें समाप्त हो रही थी। लोग
गांव से शहर, मतलब शहरों से गांव में आने लगे थे। तो इसके बाद जैसे हम देखते हैं 2600 से 1900 बीसी के आसपास की चीज़ जो देखते हैं हड़प्पा, उसके बाद का जो 1900 के बाद का जो टाइम पीरियड है उसे हम परवर्ती हड़प्पा कहते हैं, जिसमें शायद सभ्यता धीरे धीरे अंत होने लगी हो और लोग शहर से गाँव की ओर बसने बसने आने लगे हों। ग्रामीण जीवन शैली बनने लगी थी इस टाइम। अब जैसे आप देखते हैं ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती है ये आपको, ये आप देख सकते हैं यहाँ से। तो ये आपकी ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती है। इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा या अनुवर्ती संस्कृतियाँ कहा गया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब आप आइए, आपको सीधे ये आप देख सकते हैं आक्रमण के आपको क्या साक्ष्य मिले हैं, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ये भी आपको दिया गया है समझने के लिए कि किस प्रकार सबसे पहले कई विचारक कहते हैं या कई पुरातत्वविद कहते हैं कि यहाँ जैसे आर्यों ने आक्रमण कर दिया, उनकी खोपड़ी, छाती, हाँ, हाथ की हड्डियाँ मिली हैं, 16 लोगों के एक साथ हड्डियाँ, अस्थि पंजर मिले हैं, आर्यों के युद्ध जनसंहार की भी जानकारी देते हैं। तो ये आप पढ़ सकते हैं। सीधे आपको दिखाते हैं, यहाँ से देखते हैं, आपको सीधा दिखाते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज। हड़प्पा सभ्यता की आपको खोज का पीछे क्लास में बताया कि आपको ये दयाराम साहनी ने खोजी थी, और आपकी मोहनजोदड़ो किसने खोजी थी? आर.डी. बनर्जी ने खोजी थी। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन कम पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, तो इसके बारे में आप खुद से पढ़ सकते हैं, क्योंकि फिर ये वीडियो भी बड़ी हो जाएगी। आप लोगों की भी क्वेश्चन आते हैं कि सर वीडियो बड़ी हो जाती है, तो आपको ये थोड़ा सा खुद से पढ़ना होगा। नवीन प्राचीन सभ्यता और किस प्रकार दयाराम साहनी ने खोज की इनकी। ठीक है, जॉन मार्शल के बारे में देख सकते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। किस प्रकार खुदाई की जाती थी, स्तर विन्यास के बारे में दिया है, नई तकनीकें, नए प्रश्न, ये आप देख सकती है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं, ये आप देख सकते हैं, जैसे अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, आप जो इम्पोर्टेंट है आपको वो दिखाया जा रहा है। देखिए जैसे आपका यहाँ से क्या इम्पोर्टेंट है, जैसे आप देख सकते हैं समन। आपका सीधा शब्द पूछ देगा समन क्या होता है? वे महिलाएं और पुरुष होते हैं जो जादू या इलाज करने की शक्तियों और साथ ही दूसरी दुनिया से संपर्क साधने की, एक प्रकार से जादूगर जो होते हैं उनके बारे में। आज आज के समय जैसे हम टोना टोटका जादूगर जैसे कहते हैं, तो समन वे महिलाएं होती थी, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। इसके बाद आपको एक्सरसाइज कर लेनी है, और आपको एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए देखना है कि आपको पीछे वाला कितना याद रहता है। तो आपकी ये छोटी वीडियो बनाते हैं, और आपको चूँकि आपका हड़प्पा संस्कृति के बारे में आपको पीछे ही क्लासेस में कराया गया है, इसमें भी कराया गया है। तो जितने फैक्ट्स हैं आपके सारे क्लियर करा दिए गए हैं, और हाईलाइटेड करके आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करा दी जाएगी। हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए आप, तो वहाँ आपको फ्री पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। और आपको जो आर ओ और यूपीपीसीएस और यूपीएससी के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ना, वो आपको सारे बता दिए गए हैं। तो आपको आर ओ एग्ज़ाम के लिए ये सारी 6 क्लास की और 12th क्लास की एनसीईआरटी आपको कवर करा दी गई है। तो आप बेहतरीन से पढ़ती रहिए, चूँकि आपकी 11 फरवरी आपकी आर ओ की डेट आ गई है। तो आप उसके हिसाब से अपने 70 दिन बचे हुए, उस हिसाब से आप अपनी पढ़ाई को बेहतरीन धार दे सकते हैं, और विज्ञप्ति पीसीएस के साथ जुड़े रह सकते हैं। आपकी सारी क्लासेस पेपर से पहले यहाँ कंप्लीट कराई जाएंगी। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।